ये हम लोग कर गए थे बच्चों। सर स्क्रीन नहीं आया सर। अच्छा शेयर स्क्रीन भी नहीं आया, एक मिनट बस, एक मिनट। देखिए ये जीरो ऑर्डर का रिएक्शन हम लोगों ने इसका के डिराइव किया था, रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन। इसमें k इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 3 दिख रहा होगा आपको राइट हैंड पेज। k इज इक्वल टू a नॉट माइनस a डिवाइड बाई टी। ये k का इक्वेशन था रेट कांस्टेंट का। उसके बाद हाफ लाइफ टाइम डिराइव किया गया था, टी हाफ इज इक्वल टू a नॉट बाई 2k। टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी निकाली गई थी। फिर कंप्लीट लाइफ टाइम निकाला था आपके जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। बताया था देखिए जीरो ऑर्डर का रिएक्शन ही एक ऐसा रिएक्शन है जो अपने आप को कंप्लीट करता है। इसके अलावा और कोई भी रिएक्शन नहीं है जो कंप्लीट होता है 100%। और जीरो ऑर्डर के रिएक्शन का कंप्लीट लाइफ टाइम जो बेटा a नॉट बाई k निकाला गया था। उसके बाद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का इक्वेशन भी डिराइव किया गया था। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू के टी डिवाइड बाई ए नॉट। फिर रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का ग्राफ प्लॉट, रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन रीमेन और टाइम का ग्राफ प्लॉट, हाफ लाइफ और ए नॉट का ग्राफ प्लॉट। इतना हम लोग लास्ट टर्न पे कर लिए थे। इतना हम लोग बच्चों लास्ट टर्न पे जो था वो कर लिए थे। अब इसमें एक ग्राफ और है हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए है अभी ये। हाँ लाइट चली गई, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बहुत लाइट जा रही है भाई। मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस। हाँ वो लाइट चली जाती है, बताया था मैंने आप लोगों को, लाइट चली जाती है थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। एक मिनट बस, हम लास्ट यहाँ तक हम लोग कर लिए थे। देखिए ये लास्ट टर्न का पढ़ाया हुआ है आपके सामने। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और शेयर स्क्रीन आ रहा है? शेयर स्क्रीन आ रहा है, बताइए। यस सर। यस सर। अल्फा का जो रिलेशन बना था वो अल्फा इज इक्वल टू था के टी बाई ए नॉट। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अल्फा का रिलेशन जो था अल्फा इज इक्वल टू के टी बाई ए नॉट, ये हम लोग डिराइव किए थे लास्ट टर्न के नोट्स में। आप देखेंगे तो आपको मिलेगा।
अब अल्फा और टी में अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो कैसा ग्राफ आएगा बताएंगे आप? अल्फा और टी में कैसा ग्राफ आएगा? यहाँ अल्फा और यहाँ पे टी, जीरो ऑर्डर के लिए अल्फा और टी में कैसा ग्राफ प्लॉट आएगा बच्चों? बोलिए, कुछ बोलिए, कुछ कहिए आप। स्ट्रेट लाइन सर। स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन सर, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का इंटरसेप्टेड वाई एक्सिस क्या होगा? इसको ऐसे कर लिया तो ये देखिए क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू के बाई ए नॉट, के बाई ए नॉट मल्टीप्लाइड विथ टी प्लस 0। क्या इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखा जा सकता है? बोलिए। बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब इसको हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर करें अगर, तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो y एक्सिस पे अल्फा है, y एक्सिस पे अल्फा है और x एक्सिस पे जो है वो टाइम है। तो स्ट्रेट लाइन आएगा और स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो m है, m जो स्लोप है वो आएगा आपको k डिवाइडेड बाई ए नॉट। मतलब स्लोप आना है पॉजिटिव k बाई ए नॉट और c की वैल्यू कितनी आनी है? 0। इंटरसेप्टेड y एक्सिस 0 मतलब लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, ये जाएगा, ऐसा ग्राफ आएगा। अब अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है बेटे? 1। तो अल्फा कहीं ना कहीं 1 होगा, तो ये मैक्सिमम जाएगा, इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं जा सकती। तो ये यहां तक मान लीजिए ये 1 है आपका, तो ये बस यहीं तक ये आगे जाएगा, जहां तक ये 1 को टच करेगा इतना ही आगे जाएगा। और स्लोप अगर आप इसमें लीजिएगा तो स्लोप क्या हो जाएगा? ए बी सी। तो इसका स्लोप कितना आएगा? ए बी बाई बी सी। तो ए बी बाई बी सी, ए बी की वैल्यू कितनी है? 1 और ये बी सी हो जाएगा और यहां पे आपको हो जाएगा क्या? बी सी इज इक्वल टू स्लोप कितना आ रहा है? के बाई ए नॉट। तो बी सी इज इक्वल टू कितना आएगा? ए नॉट बाई के। तो ये BC है आपका, ये यहाँ पे जो वैल्यू है ये 0 से लेके यहाँ तक, ये वैल्यू यहाँ पे आएगी ए नॉट डिवाइडेड बाई के। तो ए बी बाई बी सी में ये ए नॉट डिवाइड बाई के, बी सी की वैल्यू ये रहेगी ए नॉट डिवाइड बाई, ये यहाँ जो पॉइंट है ये ए नॉट डिवाइड बाई के की वैल्यू शो करेगा। तो ये जीरो ऑर्डर के रिएक्शन के लिए अल्फा और टाइम पीरियड में ग्राफ प्लॉट आ गया। तो ये हो गया हम लोग का जीरो ऑर्डर का रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, जीरो ऑर्डर का रिएक्शन। नाउ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑर्डर का ही रिएक्शन है। तो नेक्स्ट हम लोग करने जा रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, चलिए फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के लिए हम लोग के का इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे बाय इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। एक रिएक्शन लिया हम लोगों ने, इसमें हम लिख देंगे ए चेंजेस टू बी।
या रिएक्टेंट ए चेंजेस टू प्रोडक्ट। फर्स्ट ऑर्डर बहुत महत्वपूर्ण है, रिएक्टेंट ए चेंजेस टू प्रोडक्ट। अब इसमें क्या लिखा जाएगा भाई, रेट लॉ से क्या लिखा जाएगा, रेट इज इक्वल टू, अगर फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है तो रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर 1। ये रेट लॉ से हो जाएगा। अगर डिफरेंशियल रेट इक्वेशन से हम लोग लिखते हैं तो डिफरेंशियल की फॉर्मेट में लिखना होगा, जो कि इंस्टेंटेनियस रेट के फॉर्म में आता है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारा रेट इज इक्वल टू माइनस डी ए डिवाइडेड बाई डी टी। ये दूसरा इक्वेशन हो जाएगा डिफरेंशियल रेट इक्वेशन से। तो दोनों रेट के बराबर हैं, तो अगर इसको एक साथ लिया जाए 1 और 2 से हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा भाई, माइनस डी ए डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू के ए टू दी पावर 1। ए की पावर 1 लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे ऊपर। इसको आगे कैसे लिख देंगे, माइनस डी ए बाई ए। किसी का माइक ऑन है, अपना माइक म्यूट कीजिए। डी ए बाई ए इज इक्वल टू के इंटू डी टी। ये हो गया हमारा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो आ गया। अब देखिए क्या है, यहां पे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का मदद ले रहे हैं तो इंटीग्रेशन तो करना ही करना है। तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, एक मिनट बस आपके सामने लिख रहे हैं। ऑन इंटीग्रेशन तो ये हो जाएगा माइनस डी ए बाई ए का इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा के डी टी का इंटीग्रेशन। कांस्टेंट है के, इसको बाहर ले लिया, के डी टी का इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो ये जैसे डी एक्स बाई एक्स को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है, लॉग एक्स। और उसी तरह से डी टी को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। अच्छा, लॉग, ये लॉग बेस ई पे चलता है। लॉग बेस ई और लॉग बेस 10 में क्या रिलेशन होता है बच्चों, ln और लॉग। ln लॉग बेस ई पे चलता है, पहले कर चुके हैं हम लोग। इट इज 2.303 लॉग बेस 10। तो dx बाई एक्स को जब इंटीग्रेट करेंगे तो लॉग एक्स, ln एक्स बुलाएंगे इसको, ln एक्स आएगा, लॉग बेस ई पे एक्स आ जाएगा। ये तो आपका ये डी ए बाई ए पे क्या आ जाएगा आपको इंटीग्रेट करने पे, माइनस ln a is equal to kt प्लस एन इंटीग्रेशन कांस्टेंट i। सिंपली इंटीग्रेशन कांस्टेंट i आ गया, इक्वेशन नंबर 3। अब t एट t इज इक्वल टू 0, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, जब टाइम एकदम 0 है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं इसको पहले वाले में 0 ऑर्डर में भी कि जब t 0 होता है तो a की जगह इनिशियल कंसंट्रेशन होगा। जब रिएक्शन एकदम स्टार्ट नहीं हुआ है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ a, और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ a को हम लोग a0 या a0 लिख लेते हैं। तो जब t 0 हो जाएगा तो a की जगह a0। तो इन इक्वेशन 3 क्या लिखेंगे, a की जगह a0 ln a0
इज इक्वल टू के इंटू 0, टी की जगह 0 प्लस आई। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आप लोगों को? बोलिए भाई, बोलिए बोलिए बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। माइनस एल एन ए नॉट इज इक्वल टू के इंटू 0 प्लस आई। ए की जगह ए नॉट रखा, टी की जगह 0 रखा, तो आई की वैल्यू यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू आ रही है माइनस एल एन ए नॉट। तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 4 कर लेंगे। आई की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 3 में रखिए। पुट वैल्यू ऑफ आई फ्रॉम 4 इन 3। चौथे से उठा के आई की वैल्यू तीसरे में रख दिया तो क्या आया बच्चों? माइनस। सर सीजन को सर एंट्री चाहिए सर। देखिए आई की वैल्यू माइनस एल एन ए नॉट, आई की वैल्यू उठा के थर्ड वाले में रखना है तो क्या आ जाएगा हमारे पास? माइनस एल एन ए इज इक्वल टू क्या आ रहा है? के इंटू टी, फिर प्लस नहीं आना है, क्या आना है? माइनस एल एन ए नॉट। आई की जगह क्या लिखना है हम लोगों को? माइनस एल एन ए नॉट। इसको हम लोग आगे ले आते हैं तो ये अगर आपको आप लिखेंगे इसमें के टी क्या हो जाएगा? के मल्टीप्लाइड विथ टी क्या आ जाएगा? के टी इज इक्वल टू क्या ये एल एन ए नॉट माइनस एल एन ए आ रहा है? बोलिए। एल एन मतलब क्या? लॉग ई तो है, ये तो लॉग बेस ई पे है, तो लॉग ए माइनस लॉग बी। क्या लिख लेंगे इसको ऐसे करके हम लोग? के टी इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी को क्या लिखेंगे? लॉग ए बाई बी। हाँ बिल्कुल, एल एन ए नॉट डिवाइडेड बाई ए। ये सही है बच्चों? यहां तक बोलिए, यहां तक सही है? यस। अब हमारे पास आ गया, हमको k का इक्वेशन डिराइव करना है तो k इज इक्वल टू आ रहा है 1/t। इसमें एक इक्वेशन को और हम थोड़ा नंबर दे दें, तीसरा चौथा, इसको पांचवा, क्योंकि यूज करना है इसको। तो k इज इक्वल टू 1/t ln a नॉट डिवाइडेड बाई a। फिर हम लोग जानते हैं यहां पे क्या लिखा है? ln इज इक्वल टू लॉग बेस e, इट इज ln, यहां देखिए लिखा है, इज इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10। इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करें तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ln की जगह हम 2.303 लॉग रख सकते हैं, तो 2.303 बाई टी, यहां रख देंगे लॉग ए नॉट बाई ए। ये सबसे महत्वपूर्ण इक्वेशन है। इक्वेशन नंबर 6 कर लिया जाए इसको। तो k इज इक्वल टू हमारे पास आ गया, k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट बाई ए। ये हमारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन आता है। जितने भी इक्वेशन आपके काइनेटिक्स चैप्टर में है, सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन यही है। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट बाई ए। ये इक्वेशन आपको सबसे ज्यादा अप्लाई करना है इस चैप्टर में। अब इसमें अगर हम लोग पूछें तो भाई इक्वेशन में k क्या है, तो k क्या है भाई? k रेट कांस्टेंट है।
ए नॉट क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। ए क्या है? बोलिए ए क्या है? remaining concentration of reactant at t second. आफ्टर टाइम टी, या टी सेकेंड टी मिनट कुछ भी हो सकता है, लेकिन आफ्टर टाइम टी हम लोग ऐसा कहेंगे। तो ए के लिए कहेंगे ये बचा हुआ कंसंट्रेशन है। रीमेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रीमेन मैंने जो आपके सामने है अभी पड़ा हुआ, रीमेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी। तो K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग ए नॉट बाई ए, ये आता है हमारे पास। ये रिलेशन हमारे पास आ गया, बहुत ही महत्वपूर्ण रिलेशन। अब इसको एक बार आप चाहे तो पूरा इक्वेशन एक बार देख लीजिए, स्टार्टिंग से कैसे कैसे डिराइव हुआ है। कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, अगर डाउट नहीं है तो हम आगे चलेंगे। थोड़ा ले लीजिए 30 सेकंड का समय, पूरा देख लीजिए शुरू से लेके लास्ट तक का, उसके बाद आप बताइए तो हम आगे चलेंगे। एक बार पूरा देख लीजिए आप। मैथमेटिकल डेरिवेशन है, ऐसा कोई बहुत खास नहीं है, लेकिन फिर भी कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है एक बार देख लीजिए शुरू से लेके लास्ट तक। अब इसको एक तरह से और आगे बढ़ाएंगे। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट, K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग ए नॉट बाई ए। वहां K क्या आया था? जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए क्या आया था? ए नॉट बाई ए नॉट माइनस ए डिवाइड बाई टी। जीरो ऑर्डर का जो K आ रहा था वो ए नॉट माइनस ए डिवाइडेड बाई टी आ रहा था। यहां देख सकते हैं हम लोग, ये देखिए यहां लिखा भी हुआ है। जीरो ऑर्डर का K, इक्वेशन नंबर 3 सबसे नीचे लास्ट साइड राइट हैंड पेज, K इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए डिवाइड बाई टी। यहां पे K क्या आ रहा है? K इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट बाई ए। यहां तक क्लियर है बच्चों? आगे बढ़े। यस सर। अब देखिए जैसे हम लोग वहां पे करते थे वैसे यहां भी करेंगे। वी हैव टू फाइंड हाफ लाइफ टाइम। हम लोगों को हाफ लाइफ टाइम फाइंड आउट करना है। हाफ लाइफ टाइम की डेफिनेशन पहले हम लोग कर चुके हैं। ये वो टाइम होता है जिसमें रिएक्शन 50% कंप्लीट होता है और 50% बचा होता है। हाफ लाइफ टाइम को हम लोग टी हाफ नॉर्मली लिख लेते हैं, T1/2, या कुछ लोग इसको T50 भी लिख जाते हैं। हाफ लाइफ टाइम को टी हाफ और T50 भी लिखा जा सकता है। जब T50 हम लोग डिफाइन कर रहे होते हैं तो T की जगह हम लोग लिखते हैं टी हाफ, और A दैट इज बचा हुआ अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट। A कितना होता है? ए नॉट बाई 2। A इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2 और T इज इक्वल टू क्या? टी हाफ। तुम्हारे पास इक्वेशन नंबर ये क्या नंबर दिया गया है इसको? छठे में। तो इक्वेशन नंबर 6 में अगर हम लोग ये वैल्यू रखते हैं, इन इक्वेशन 6 क्या हो जाएगा बच्चों? K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी की जगह लग दिया हम लोगों ने टी हाफ लॉग ए नॉट डिवाइडेड बाई ए, और ए की जगह आ गया ए नॉट डिवाइडेड बाई 2। तो ये ए नॉट को कैंसिल कर दिया भाई। अब इसमें क्या आता है? K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी हाफ लॉग 2 आ रहा है। लॉग 2 की वैल्यू होती है बच्चों 0.3010।
log 2 की एग्जैक्ट वैल्यू है 0.301 कर लिया जाए। तो अगर हम लोग यहाँ पे रखते हैं, ये वैल्यू रख देते हैं, तो k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई t हाफ, log 2 की जगह आ गया 0.301। तो सॉल्व करके यहाँ पे t हाफ का इक्वेशन आपका जो आ रहा है, t हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई k। टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई क्या आ रहा है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, 7th रिलेशन। अब इसमें देखिए टी हाफ और ए नॉट, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में कोई रिलेशन में यहाँ पे आपको दिखता हुआ नहीं आ रहा है। टी हाफ हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर, for first order reaction is independent from initial concentration of reactant। मतलब कहां से आप शुरू कर रहे हैं इससे इसको कोई मतलब नहीं रहेगा। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि इसमें कहीं भी ए नॉट का टर्म नहीं आ रहा है। जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ का इक्वेशन आप देखे थे, जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ का एक्सप्रेशन क्या था बच्चों, ए नॉट बाई 2k। जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम का एक्सप्रेशन क्या था, ए नॉट बाई 2k। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पे, वहां पे ए नॉट पे डिपेंडेंसी थी, ए नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। हमने आपको यहाँ पे दिखाया था, अगर 100 मान के चला जाए, देखिए यहाँ पे जीरो ऑर्डर के लिए अगर 100 से 50 तक होने में 100 मिनट लगता है, इनिशियल कंसंट्रेशन 100, यहाँ से 50 होने में अगर 100 मिनट लगता है, तो नेक्स्ट हाफ लाइफ जो कि स्टार्ट होगी 50 से, जिसका ए नॉट हो गया है 50, उसके लिए आपको हाफ लाइफ टाइम कम हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन अब 50 से 25 करना है, 50 से स्टार्ट करना है। पहले 100 से स्टार्ट कर रहे थे तो हाफ लाइफ टाइम 100 मिनट लिया था, अब इनिशियल कंसंट्रेशन 50 से स्टार्ट कर रहे हैं तो हाफ लाइफ टाइम 50 मिनट हो गया। 25 से जब हाफ करेंगे, 12.5 करेंगे तो और कम हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आए तो आप क्या कहेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए नॉट से टी हाफ की कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है बेटे। तो यहां पे क्या कहा जाएगा, यहां पे कहा जाएगा, मान लीजिए आपने इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट जो है 100 से स्टार्ट किया, तो पहला हाफ लाइफ होने में, फर्स्ट हाफ लाइफ होने में मान लीजिए 100 मिनट लगा। तो पहले कहां से स्टार्ट किए थे, 100 से, हो गया 50। अब दोबारा इसको फिर से आप आधा कीजिए, 50 से 25, तो ये सेकेंड हाफ लाइफ टाइम है, ये भी एक हाफ लाइफ टाइम है, दूसरी बार हाफ लाइफ टाइम हुआ। लेकिन इस बार ए नॉट क्या हो गया है, 50। अब 50 से 25 कर रहे हैं तो इनिशियल कंसंट्रेशन आपने 50 लिया, तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। आप 100 से 50 कर रहे हो कि 50 से 25 कर रहे हो कि आगे 25 से 12.5 कर रहे हैं, यहां भी एक हाफ लाइफ टाइम आया। इसका हाफ लाइफ टाइम हमेशा एक कांस्टेंट होगा। जैसे मान लीजिए मैंने 100 मिनट पहले मान लिया है, तो बाद वाला भी क्या 100 मिनट, उसके बाद वाला भी क्या 100 मिनट। तो इसका हाफ लाइफ टाइम का डिपेंडेंसी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे नहीं रहता, जबकि जीरो ऑर्डर में हाफ लाइफ टाइम की डिपेंडेंसी डायरेक्टली होती है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। जैसे जैसे इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम होता जाता है, वैसे वैसे हाफ लाइफ भी कम होती चली जाती है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम
और k का बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, इसको अगर एक दूसरे एस्पेक्ट से भी देखा जाए तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे पास जो इक्वेशन है यहाँ पे ध्यान देंगे, कौन सा इक्वेशन है यहाँ पे हम लोग के पास, ये इक्वेशन देखिए, ये वाला इक्वेशन। इस इक्वेशन को फिर से एक बार हम यहां लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वहां पे हम लोग क्या किए थे बेटे, सिंस KT is equal to ln A नॉट बाई A, ये पीछे इक्वेशन आया है KT इज इक्वल टू ln A नॉट बाई A। यहाँ देखिए फिर से दिखाएं आपको ये इक्वेशन, KT इज इक्वल टू ln A नॉट बाई A कैसे आया, ये ऊपर से दिखाया गया आपको। अब इसको अगर लिखा जाए तो ये इस फॉर्मेट में अगर मान लीजिए आपको लिखता है y इज इक्वल टू ln x, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चों, e टू दी पावर y। बोलिए, इफ y इज इक्वल टू ln x देन x इज इक्वल टू e टू दी पावर y होता है, एक्सपोनेंट के टर्म में चला जाता है y। ये मैथमेटिकल रिलेशन है, y इज इक्वल टू ln ऑफ x देन x इज इक्वल टू e टू दी पावर y। इसी फ्रेम में हम यहां ले आए इसको, तो यहां y की जगह क्या है, k इंटू टी, और x की जगह क्या है, a नॉट बाई a। तो अगर हम a नॉट बाई a लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, बोलिए, तो a नॉट बाई a लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, बोलो भाई, a नॉट बाई a क्या हो जाएगा, e की पावर kt, e टू दी पावर k इंटू टी। बोलिए, ऐसा हो जाएगा भाई, बहुत सिंपल सा। इसको रिलेट करके आप यहाँ पे लिख गए एक्सपोनेंट के टर्म में e टू दी पावर k इंटू टी, a नॉट बाई a इज इक्वल टू e टू दी पावर k नॉट टी। ये एनसीईआरटी में इंक्लूड नहीं कर रहा है, जो अभी तक हम लोग कर लिए वो एनसीईआरटी इंक्लूडेड था, एनसीईआरटी नॉट इंक्लूड। ये इस तरह से जो हम लोग अब करने जा रहे हैं, ये एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ नहीं है, ये वाला जो पार्ट है। तो a नॉट बाई a इज इक्वल टू e टू दी पावर k इंटू टी, ये कैसे आया, समझ में आ रहा है, बोलिए भाई, बोलिए बोलिए। यस सर। अब देखिए क्या है, अब देखिए क्या है, इसको अगर आप इन्वर्स कर दीजिए, इसको इन्वर्स कर देंगे तो क्या लिखेंगे, a डिवाइडेड बाई a नॉट इज इक्वल टू 1 बाई e टू दी पावर k इंटू टी हो जाएगा बच्चों, सही लिखे, इन्वर्स कर दिया तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू a नॉट डिवाइडेड बाई e पावर k इंटू टी, और a इज इक्वल टू हम और लिखना अगर चाहें तो क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू a नॉट e टू दी पावर माइनस k इंटू टी लिख देंगे बच्चों। बोलिए, ये रिलेशन क्लियर है कि नहीं आपको, बोलो भाई, e टू दी पावर kt ऊपर जाएगा तो e टू दी पावर माइनस kt हो जाएगा। यस सर। यस सर। कोई दिक्कत नहीं है, आसान है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है हम लोगों को। बोलिए, यहां से मैथमेटिकल इसका yes sir,
बस पैटर्न चेंज किया, ये एनसीईआरटी में इंक्लूड नहीं है। लेकिन बहुत सिंपल सी चीज हम लोग कर रहे हैं, एक्सपोनेंट के पावर में कर दिया, e टू दी पावर kt कर दिया, a नॉट बाई ए इनवर्स किया, a बाई ए नॉट इज इक्वल टू 1 बाई ई टू दी पावर kt, a इज इक्वल टू ए नॉट डिवाइड बाई ई टू दी पावर kt, a इज इक्वल टू ए नॉट ई टू दी पावर माइनस k इंटू टी। बोले सही है यहाँ तक? यस सर। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। अब क्या करते हैं, यहीं से हम लोग जरा कंप्लीट लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन निकालना सीखें इस इक्वेशन से। कंप्लीट लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वैसे तो हम आपको उस दिन बता चुके हैं, कि देखो भाई केवल एक ही रिएक्शन है जो 100% कंप्लीट होता है, जीरो ऑर्डर वाला, और बाकी कोई भी रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं होता। सबका हाफ जो कंप्लीट लाइफ टाइम है वो कितना होता है? इनफाइनाइट। चलिए इसको यहां से थोड़ा जस्टिफाई कर लिया जाए। कंप्लीट लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो t की जगह क्या हो जाएगा जी? जब कंप्लीट लाइफ टाइम करेंगे t की जगह t 100 हो जाएगा। बोलिए भाई, बोलिए जल्दी थोड़ा। यस सर। या tc लिख लेंगे, tc फॉर कंप्लीट, c फॉर कंप्लीट। ये t हाफ मतलब आधा होता है, तो tc लिख दें या t 100 लिख दें। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलेंगे? a मतलब रिमेन कंसंट्रेशन होता है। कंप्लीट लाइफ टाइम जब बता रहे हैं तो ए की जगह क्या होगा? जीरो। तो ए की जगह जीरो हो गया। तो हम लोग ऊपर वाले इस इक्वेशन में क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं इस इक्वेशन से ए की जगह जीरो लिख देंगे, बराबर ए नॉट तो यहाँ एज इट इज रहेगा, ई टू दी पावर माइनस के टी। अब देखिए जीरो आने का क्या मतलब है? लेफ्ट हैंड साइड के जीरो आने का मतलब राइट हैंड साइड भी जीरो। बोलिए, लेफ्ट हैंड साइड के जीरो आने का मतलब कि राइट हैंड साइड भी जीरो आएगा। यस सर। तो इसको बहुत सिंपली अगर जस्टिफाई किया जाए तो e टू दी पावर, इसको लिख दें तो नीचे चला जाएगा, तो e टू दी पावर kt हो जाएगा। अब ये राइट हैंड साइड जीरो कब आएगा? राइट हैंड साइड जीरो कब आएगा? जब a नॉट की वैल्यू कैसी हो जाए? देख के बताइए, मैथमेटिकली इतना दिमाग तो लग ही रहा होगा कि लेफ्ट हैंड साइड जीरो तो राइट हैंड साइड को भी जीरो आना चाहिए। तो a नॉट की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? जीरो। एक तो तरीका है राइट हैंड साइड जीरो कब आ जाए? जब a नॉट जीरो। तो क्या a नॉट कभी जीरो हो सकता है? अरे भाई आप कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन लेके रिएक्शन स्टार्ट किए हैं और उसका आप कंप्लीट लाइफ टाइम पढ़ना चाहते हैं। तो जब कुछ रिएक्शन लेके आप स्टार्ट कर चुके हैं तो ए नॉट जीरो हो ये कभी भी संभव नहीं है। तो ए नॉट बराबर जीरो नेवर पॉसिबल, ये होगा ही नहीं। तो दूसरा क्या होना चाहिए? ई टू दी पावर के टी, इसको इन्फिनिटी होना चाहिए। भाई किसी भी नंबर को आप, जब ए नॉट जीरो नहीं है तो कुछ इसकी वैल्यू है, तो यहाँ पे डिवीजन में कितना आना चाहिए? इन्फिनिटी। किसी भी नंबर को इनफाइनाइट से डिवाइड कर दो, जीरो आ जाएगा। तो ई टू दी पावर के टी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? इनफाइनाइट। यस सर। यस। अब ई टू दी पावर के टी को इनफाइनाइट करने के लिए के की वैल्यू या तो इनफाइनाइट हो जाए और या तो टी इनफाइनाइट हो जाए, दो में से एक को इनफाइनाइट होना पड़ेगा। ई की वैल्यू तो इनफाइनाइट होती नहीं है, या तो के इनफाइनाइट हो जाए या तो टी इनफाइनाइट हो जाए। भैया के भी कभी इनफाइनाइट नहीं हो सकता, रेट कांस्टेंट है। ऐसा कोई रिएक्शन नहीं बना जिसका रेट ऑफ रिएक्शन इनफाइनाइट हो जाए। के और रेट ऑफ रिएक्शन में डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी होती है, तो के कभी इनफाइनाइट नहीं हो सकता। कोई भी रिएक्शन इनफाइनाइट गति से नहीं जा सकता, तो के कैन नेवर बी इनफाइनाइट। तो बचा एक ही चीज, कौन इनफाइनाइट हो सकता है? टाइम सर।
टाइम। ये के कभी इनफाइनाइट नहीं हो सकता, ए नॉट कभी जीरो नहीं हो सकता। एक ही रिलेशन बच रहा है, टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और टी की जगह हम लोग को यहाँ टी सी ले लेना चाहिए था। टी सी इज इक्वल टू इन्फिनिटी होगा, तभी ये संभव है, तभी ये पॉसिबल है, ओनली पॉसिबिलिटी। तो ये बता रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो T100 या कंप्लीट लाइफ टाइम होता है, ये इन्फिनिटी होता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। कोई भी फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन इनफाइनाइट समय के लिए चलता है, कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं होगा बच्चों। हमने आपको, शायद अगर आपको याद हो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमने आपको एक रिएक्शन बोला था, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन बोला था। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अलग से हम उसको अपने हैंड राइटिंग में लिखे भी थे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जब एग्जाम्पल करा रहे थे आपको, तो उसमें मैंने आपको बोला था, देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल में याद रखिएगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक एग्जाम्पल होता है, कौन सा? रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। कहाँ गया वो, मेरे सामने भी आ नहीं रहा है। यहां देखिए शीट पे लिखा हुआ है, ऑल रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेस आर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। बोलो भाई। यस सर। और रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेस फर्स्ट ऑर्डर के होते हैं, और फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होते। तो नागासाकी और हिरोशिमा में जो आपने यूज किया था लोगों ने उस समय एटम बम, वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बेस्ड था, और उसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट थे उनका प्रयोग किया गया था। और वो सोचिए उनका डिसइंटीग्रेशन, अगर आपने रेडियो एक्टिव स्पीशीज को डिसइंटीग्रेट कराना शुरू कर दिया तो वो अनंत समय के लिए डिसइंटीग्रेट करेगा, और जब तक वो रेडियो एक्टिव स्पीशीज डिसइंटीग्रेट होगा तब तक अल्फा, बीटा, गामा जैसे रेडियो एक्टिव रेडिएशन को छोड़ता रहेगा। तो जिस जगह भी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया वो इनफाइनाइट टाइम के लिए चलेगा। आज भी नागासाकी हिरोशिमा में 1945 पे गिरा था वो एटम बम, और आज भी वहां पे लोगों में उसका प्रभाव देखने को मिलता है। और आज नहीं, वो अनंत समय के लिए उसका प्रभाव उस रीजन में देखने को मिलेगा जहां पे उस बम का प्रयोग किया गया था, क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होने वाली प्रक्रिया है। इसीलिए कभी भी न्यूक्लियर वॉर को बहुत ही ज्यादा गलत माना जाता है। वो जहां उसका इफेक्ट हो गया वो मतलब इनफाइनाइट टाइम के लिए अपने प्रभाव को वहां पे दिखाएगा। आज भी वहां लोगों में डिफॉर्मिटी मिलती है, कुछ न कुछ लोगों में उसका प्रभाव दिखाई पड़ता है, कुछ नहीं क्या, अच्छा खासा आज भी दिखाई पड़ता है, और इनफाइनाइट समय के लिए रहेगा। तो अभी तो सर कम हो चुका है सर, कम हो चुका है, लेकिन आज भी वहां आप पेपर वगैरह पढ़िए, जब ये समय आता है 6 अगस्त वाला आ ही रहा है, पढ़िएगा। आज भी बच्चे वहां उस प्रभाव से मतलब जो बॉर्न बेबी होते हैं उनमें भी वो प्रभाव आ जाता है, उनके माँ से ट्रांसफर होता है। तो ये आज भी वहां पे डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। कम है, जरूर थोड़ा कम है, लेकिन है और हमेशा रहेगा। हाँ बोलिए। अगर सर वहाँ से लोग माइग्रेट कर जाएं सर, और फिर कुछ समय बाद अगर वो लोग अगर वहाँ पे ना पहुंचे, और फिर अगर वो लोग डिफरेंट तरह से अगर जीन में वहाँ पे चेंज नहीं आ सकता वापस से? बेटा वहाँ के जो पत्थर हैं उनमें चला गया है, वहाँ की जो मिट्टी है उसमें चला गया है। जब भी लौटेंगे तब उसके थ्रू वो वहाँ इंट्रोड्यूस हो जाएगा, और वो लोग जहाँ जाएंगे जिनकी बॉडी में है, बॉडी में आ जाता है। लेड वगैरह जो है, जब आप खाना वाना लेते हैं उसमें आपके फूड साइकिल से होता हुआ थोड़ा ना थोड़ा आपके बॉडी में आ जाएगा वो। सर इसका भी तो सर एक लिमिट है ना सर, 20-30 साल बाद सर खत्म हो जाता है सर रेडिएशन सर। कम रहेगा, लेकिन आज तक तो नहीं खत्म हुआ। ऐसे तो थियोरेटिकली तो आ रहा है इनफाइनाइट, और अभी मैं तो कह रहा हूँ अभी 6 अगस्त आ रहा है, आप देखिएगा पेपर में आएगा कि आज भी वहाँ पे उसका परिणाम देखने को मिलता है। आप नेट पे खोज लीजिए, उसका परिणाम आज भी वहाँ देखने को मिलता है। अभी एक न्यूमेरिकल हम इसमें करेंगे, दिखाएंगे आपको न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन से। वो दिखाया है कि
एक रेडियम एब्जॉर्ब हो जा रहा है न्यूबॉर्न बेबी के बॉडी में, इतने साल के बाद कितना बचेगा इसकी बॉडी में। मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आज ही कहीं न्यूक्लियर विस्फोट हुआ, हम लोग जिंदा हैं और हमारे बॉडी में वो न्यूक्लियर विस्फोट के कारण वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया। कैल्शियम वगैरह जो है ये रेडियो एक्टिव हो जाता है, कैल्शियम फूड चेन से चला आता है आपकी बॉडी में, तो आपकी बॉडी में रेडियो एक्टिव एलिमेंट आ गया और रेडियो एक्टिव एलिमेंट लगातार अल्फा बीटा गामा डीके कर रहा है, आपकी बॉडी में अल्फा बीटा गामा प्रोड्यूस हो रहा है, तो आपकी सेल तो धीरे धीरे डिफॉर्म होगी। कई तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मेडिकली क्या क्या प्रॉब्लम है उस पर बात करना एक अलग बात हो जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम आती है। तो ये हो गया हम लोग का T½ जो है ये इन्फिनिटी होता है किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। वैसे तो आगे के ऑर्डर के लिए भी इन्फिनिटी है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको देखना पड़ता है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये हो गया हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन का T½ जो है इनफाइनाइट होता है। अच्छा भाई और आगे चलते हैं, यहां तक आ गए हम लोग। अब क्या है, अगर कभी ये खत्म ही नहीं होगा, वैसे तो थियोरेटिकली कह दिया गया ये कभी बहुत धीरे धीरे इतना कम हो जाएगा, लेकिन कोई कहेगा 100% खत्म हो गया। नहीं भाई, 100% खत्म नहीं होगा। हो सकता है इसका प्रभाव कुछ समय के 100 साल के बाद थोड़ा इतना कम हो जाए कि वो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाए, उसको हम लोग नेग्लिजिबल माने, लेकिन रहेगा थियोरेटिकली तो वो रहेगा। अब देखिए क्या है, फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के लिए TC जो है वो इनफाइनाइट है, तो TC तो इनफाइनाइट हो गया, कभी वो खत्म नहीं होगा। लेकिन इसके लिए हम लोग एक डिफाइन करते हैं फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के लिए एवरेज लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऐसे तो कंप्लीट लाइफ टाइम जो है वो इनफाइनाइट है थियोरेटिकली और देखते हुए इक्वेशन से, लेकिन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम कहें कि एवरेज उसकी लाइफ क्या है। एवरेज लाइफ का भी एक थ्योरेटिकल फॉर्मूला निकाला जाता है। टाउ, जिसको टाउ से डिनोट करते हैं, एवरेज लाइफ। तो एवरेज लाइफ देखिए क्या है, कोई भी अगर स्पीशीज है उसका रेट कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा, रेट कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा उसके रिएक्शन का रेट भी उतना हाई होगा। बोलिए। यस Yes, होगा sir. सर। और इसका रिवर्स करें कि K की वैल्यू जितनी कम होगी उसका रेट भी उतना कम होगा। कम होगा। तो अगर K की वैल्यू ज्यादा तो रेट ज्यादा, और K की वैल्यू कम तो रेट कम। ये हम लोग पढ़ चुके हैं रेट कांस्टेंट के कैरेक्टरिस्टिक में। अब K अगर ज्यादा है तो रेट ज्यादा है, इसका मतलब रिएक्शन फिनिश, रिएक्शन का फिनिश होना, खत्म होना, ये जल्दी होगा। बोलिए। यस सर। तो उसका एवरेज लाइफ अगर कहा जाए कि टोटल कितने देर में वो अपने आप को ऑन एन एवरेज खत्म करेगा, तो रिएक्शन फिनिश अगर सून होगा तो एवरेज लाइफ कैसी होगी, ज्यादा कि कम? सर कम ही होनी चाहिए सर। कम ही उससे होगी। तो कम ही होगी। कम ही होगी, सीधी सीधी बात। ये रिलेशन बैठाइए दिमाग में। अगर रेट कांस्टेंट ज्यादा है तो रिएक्शन जल्दी जल्दी खत्म करेगा, रिएक्शन जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, इसका मतलब उसका जो एवरेज लाइफ है बहुत कम है। बोलिए। यस सर। और इसका रिवर्स कर दीजिए, अगर K कम है, रेट कम है, तो रिएक्शन बहुत धीरे धीरे जा रहा है, रिएक्शन फिनिश होने में बहुत समय लगाएगा। जब रिएक्शन फिनिश होने में बहुत समय लगाएगा तो उसका एवरेज लाइफ ज्यादा होगा। तो एवरेज लाइफ को क्या K से रिलेट किया जाए तो कैसे रिलेट किया जाए बताइए? एवरेज लाइफ और K में क्या रिलेशन हो सकता है? K ज्यादा तो एवरेज लाइफ कम, तो क्या इनवर्स रिलेशन दे दें? यस सर। एवरेज लाइफ और K में इनवर्स रिलेशन होता है, कह सकते हैं। एवरेज लाइफ जो होता किसी भी रिएक्शन के लिए, हम यहां फर्स्ट ऑर्डर के लिए इसको लिख रहे हैं,
अदरवाइज ये किसी भी रिएक्शन के लिए होता है कि उसकी एवरेज लाइफ जो है वो रेट कांस्टेंट से इन्वर्स होती है। रेट कांस्टेंट जितने ज़्यादा होगा रिएक्शन उतने जल्दी खत्म होगा, सीधी सीधी बात है इसमें। जीरो को छोड़ दें तो किसी भी रिएक्शन में ये होता है, एवरेज लाइफ और के में इन्वर्स रिलेशन बन जाता है। तो अगर हम लिखते हैं टाउ इज इक्वल टू एवरेज लाइफ इज इक्वल टू 1/k, और k क्या क्या होता है जी, k का है हमारे पास k इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ। तो टाउ इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 0.693 बाई टी हाफ, तो टी हाफ ऊपर चला आएगा। तो टाउ इज इक्वल टू 1/0.693 इंटू टी हाफ, या अगर 1/0.693 को अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, 1/0.693 को सॉल्व करेंगे तो कितना आता है, 1.44 के आसपास आ जाता है। टाउ इज इक्वल टू एवरेज लाइफ इज इक्वल टू फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 1.44 टी हाफ। इससे डायरेक्ट सवाल पूछे गए कॉम्पिटिशन्स में, इससे डायरेक्ट सवाल पूछे जा चुके हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एवरेज लाइफ पे सवाल पूछे जा चुके हैं, हाफ लाइफ टाइम देके एवरेज लाइफ टाइम पूछा जाता है। तो टाउ इज इक्वल टू 1.44 टी हाफ, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। बोर्ड में नहीं, कॉम्पिटिशन्स में इसमें सवाल आए हैं। अब तो मेडिकल वगैरह में नहीं आया क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, और अदर कॉम्पिटिशन में आ सकता है। टाउ इज इक्वल टू 1.44 टी हाफ, ये आ गया हमारे पास एवरेज लाइफ का रिलेशन टी हाफ के साथ। सर एवरेज लाइफ इक्वल्स 1/k क्यों हुआ है, मतलब k जब बढ़ रहा है तो एवरेज लाइफ घट रहा है, तो इनवर्स प्रोपोर्शनल साइन आएगा। एकदम इनवर्स के इक्वल बोल देते हैं। अच्छा, मतलब इक्वल हो जाएगा, मतलब इक्वलिटी डाल देंगे उसमें, या तो कोई कांस्टेंट डालिए तो उसको एवरेज लाइफ को के कह देते भाई इसका इनवर्स ही होता है सीधे सीधे। जैसे वहां हम लोग नहीं पढ़े रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस, यस सर, इनवर्स, तो सिंपली एवरेज लाइफ को के का इनवर्स रिलेशनशिप में करके इस रिलेशन को निकाला जाता है। ठीक है भाई, टाउ इज इक्वल टू 1.44 टी हाफ आ गया। अब देखिए क्या है, आपको ये चीज, आपको ये रिलेशन जो है फिजिक्स में भी पढ़ना है। ये जो रिलेशन है ये आपको फिजिक्स में भी पढ़ना है। फिजिक्स में आप इसको कैसे पढ़ेंगे वो हम आपको दिखा रहे हैं। जब आप पढ़ेंगे आपके पास चैप्टर आएगा एटम न्यूक्लियाई, वहाँ पे आपको विमल सर पढ़ाएंगे, आपके फिजिक्स के जो स्कूल के टीचर हैं वो पढ़ाएंगे। ये देखिए भाई, हम जो बात कह चुके हैं वो बात क्या, कि रेडियो एक्टिव डीके रिएक्शन, रेडियो एक्टिव डीके रिएक्शन या डिसइंटीग्रेशन, ये कौन से ऑर्डर का होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आपके पास सपोज कीजिए कि इफ इनिशियल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम, और जितना एटम उतना ही न्यूक्लियस भी होगा, तो इसकी जगह न्यूक्लियस भी यूज कर सकते हैं। ये n नॉट मान लीजिए आप। इनिशियल नंबर ऑफ, जब आपने प्रोसेस को रेडियो एक्टिव डीके को स्टार्ट किया, रेडियो एक्टिव स्पीशीज का सैंपल लिया, उस समय उसका इनिशियल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम को n नॉट मान लीजिए। और आफ्टर टाइम t रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट करा दीजिए, और आफ्टर टाइम t रिमेन नंबर ऑफ, क्योंकि रेडियो एक्टिव एटम है, डीके करेगा, खत्म करेगा अपने आप को, तो t समय के बाद उसका कुछ नंबर जो बचा रहेगा, रिमेन नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम।
या न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस लिख दीजिए, प्लूरल में तो न्यूक्लियाई होना चाहिए, ये एन हो जाएगा। तो देखिए अगर इसको आप फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन से अपने रिलेट करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन में जो नॉर्मल केमिकल रिएक्शन होते हैं उसमें हम लोग ए नॉट और ए यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, एन नॉट जो है इनिशियल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, ये ए नॉट की जगह पे यूज हो जाएगा और रिमेन कंसंट्रेशन जो होता था ए, उसकी जगह पे रिमेन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई यूज हो जाता है। और के जो सामान्य केमिकल रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर के होते हैं उसमें के रेट कांस्टेंट हम लोग यूज करते हैं, तो उसकी जगह पे रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन में लैम्डा का प्रयोग किया जाता है और लैम्डा को हम लोग डीके कांस्टेंट बोलते हैं। तो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के लिए देखिए क्या हम लोग डिराइव कर चुके हैं। हम लोग के ए और ए नॉट में रिलेशन एक डिराइव कर चुके हैं। तो के की जगह अगर रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन है तो के की जगह लैम्डा ले लेगा। रेट कांस्टेंट नॉर्मल केमिकल रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, वहां रेट कांस्टेंट के होता है, उसकी जगह लैम्डा ले लेगा। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन में नॉर्मल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जगह आप रेडियो एक्टिव जब लेके चल रहे हैं उसके डेफिनेट एग्जांपल में, तो रेट कांस्टेंट की जगह डीके कांस्टेंट लिखेंगे, सिंबल केवल बदलेगा। ए की जगह एन लिखेंगे, ए नॉट की जगह एन नॉट लिखेंगे और देखिए इक्वेशन में क्या क्या चेंजेस आते हैं। देखिए हम लोग क्या इक्वेशन डिराइव कर चुके हैं। हम लोग डिराइव कर चुके हैं क्या, एक इक्वेशन हमारे पास है ए इज इक्वल टू ए नॉट ई टू दी पावर माइनस के इंटू टी, ये ऊपर डिराइव किया गया है। एक इक्वेशन हमारे पास क्या है, k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई t log a नॉट बाई a। एक इक्वेशन हमारे पास हाफ लाइफ टाइम का क्या है, t हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई k। तो ये बेटा हम लोग जो ऊपर डिराइव किए हैं किसके लिए डिराइव किए हैं, एनी केमिकल रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हम लोग करा रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर का तो उसमें ये सारे रिलेशन यूज कर लेंगे। एनी केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन कौन से ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर। तो अब इसी की जगह हमारे पास अगर मान लीजिए हमने यूज करवाया आपसे कि भैया तुम्हारे पास रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन है, रेडियो एक्टिव डीके का रिएक्शन है जो कि फर्स्ट ऑर्डर का होता है, उसमें तुम्हारे पास क्या क्या एक्सप्रेशन आएंगे। तो बस टर्म्स को रिप्लेस कीजिए। ए की जगह आप क्या लिखेंगे, एन। ए नॉट की जगह क्या लिखेंगे, एन नॉट। ई ऐसे ही रहेगा, के की जगह क्या आएगा, लैम्डा और टी। ये एक एक्सप्रेशन आपको रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन में एक एक्सप्रेशन ये बनेगा। दूसरा एक्सप्रेशन क्या दे सकते हैं, ये दूसरे वाले से के की जगह क्या देंगे, लैम्डा इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग एन नॉट डिवाइडेड बाई एन। और एक और एक्सप्रेशन क्या आएगा, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन के लिए क्या आएगा, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई क्या लिखना है, बोलिए, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई लैम्डा। तो ये आप फिजिक्स में पढ़ेंगे। देखिए ये डेरिवेशन आप पूरा जो केमिस्ट्री में आपने जो पूरा डिराइव किया है, ए इज इक्वल टू ए नॉट ई टू दी पावर माइनस के टी, ये हम पूरा डिराइव करके आपको दिखाएं। बस आप जब फिजिक्स में करेंगे
तो टर्म्स बदल देंगे। जहां हम इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कह रहे हैं वहां आप इनिशियल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम या न्यूक्लियाई कहेंगे। जहां हम रेट कांस्टेंट का टर्म प्रयोग कर रहे हैं वहां आप डीके कांस्टेंट का टर्म प्रयोग करेंगे। बस टर्म्स में परिवर्तन होगा, बाकी कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। कॉन्सेप्ट में कहीं कोई अंतर नहीं है। डेरिवेशन आप इसी तरह से करेंगे, वहां भी आप लोग को पढ़ाया जाएगा फिजिक्स में। ये डेरिवेशन आपको ये वाला जो हम लोग किए हैं, कौन सा ये डेरिवेशन कहाँ गया भाई, ये डेरिवेशन, ये देखिएगा ये वाला। तो इसके जगह फिजिक्स में आप क्या लिखेंगे, यहां लिख देंगे a की जगह n इज इक्वल टू n नॉट ई टू दी पावर माइनस k इंटू टी। ये आप फिजिक्स में डिराइव करेंगे, n इज इक्वल टू n नॉट ई टू दी पावर माइनस लेमडा इंटू टी। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन के लिए ये वहां पे आप डिराइव करेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग यहां डिराइव कर लेते हैं। अब अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा वहां भी डिराइव किया गया था, यहां भी डिराइव करेंगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू अमाउंट डिसोशिएटेड डिवाइडेड बाय अमाउंट टेकन इनिशियली। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला मैंने सही लिखा? आपको क्लियर है? बोलो भाई बच्चों, बोलो बोलो बोलो, तुम लोग बोलते नहीं यस हो। सर, सही है सर। यस सर। अमाउंट डिसोशिएटेड डिवाइड बाय अमाउंट टेकन इनिशियली, सही है। तो अमाउंट टेकन इनिशियली आप ही बताइए, हमको थोड़ा मदद कीजिए, क्या लिखे अमाउंट टेकन इनिशियली? अल्फा इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में क्या लिख दें? ए नॉट। ए नॉट, वेरी गुड। और न्यूमरेटर में अमाउंट डिसोशिएटेड, तो अमाउंट डिसोशिएटेड कैसे निकलेगा? इनिशियल में से कंज्यूम को घटा दीजिए, या सॉरी इनिशियल में से रिमेन को घटाइए भाई। इनिशियल अमाउंट माइनस ए। वेरी यस गुड। सर, ए नॉट माइनस ए। इनिशियल में से रिमेन को घटा दीजिए भाई, जो बचा हुआ है वो घटा दीजिए शुरू वाले में से, तो ए नॉट माइनस ए हो जाएगा अमाउंट डिसोशिएटेड। ये सही है। अब क्या है, हम लोग लिखे हैं यहाँ पे ए की जगह हम लोग लिखे हैं क्या? ए की जगह जो अभी भी रिलेशन हुआ है, ए नॉट ई टू दी पावर माइनस के इंटू टी, ये लिखा गया है। ए इज इक्वल टू ए नॉट ई टू दी पावर माइनस के टी। अभी इसको पीछे लिख ही रहे थे, पीछे यहां भी लिखे थे, ऊपर यहां देखिए लिखा है, यहां भी लिखा है, कहां चला गया? ये देखिए लिखा है यहाँ पे, ए इज इक्वल टू ए नॉट ई टू दी पावर के टी, ले गए वहां पे लिख दिए ए इज इक्वल टू ए नॉट ई टू दी पावर के टी। ए की जगह इसको रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा इक्वेशन आपके पास? अल्फा इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए की जगह लिख दिया हम लोगों ने ए नॉट ई टू दी पावर माइनस के टी डिवाइड बाई ए नॉट। ए नॉट ऊपर कैसे लिख देंगे? अल्फा इज इक्वल टू ए नॉट कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस के टी डिवाइड बाई ए नॉट। ए नॉट को कैंसिल कर दिया, अल्फा इज इक्वल टू आता है
1 माइनस e टू दी पावर माइनस k इंटू टी। क्या ये सही है? बोलिए। यस सर। यस सर। अच्छा भाई, अगर मान लीजिए ये आपको फॉर कंप्लीट, यहां से भी एक बार देख लें। फॉर कंप्लीट लाइफ, अल्फा को क्या हो जाना चाहिए? 1। यस सर। अल्फा को अगर 1 हो जाना चाहिए तो e टू दी पावर माइनस के टी, e टू दी पावर माइनस के टी कितना हो जाना चाहिए? 0। सर तब तो सर अल्फा सर 0 हो जाएगा ना सर? नहीं, देखिए भाई, कंप्लीट लाइफ के लिए अल्फा को 1 होना है कि नहीं? पूरा रिएक्शन Yes, खत्म sir, हो जाए, 1 होना कंप्लीट होगा। अल्फा को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैक्सिमम वैल्यू पकड़ ले अपनी, 100% डिसोसिएशन, 100% कंप्लीशन, अल्फा की वैल्यू 1 हो गई। तो e टू दी पावर यस के सर, टी इसको कितना? 0 0। बराबर सर। यस सर, 0 सर। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, इसको अगर इन्वर्स करें तो 1 बाई ई टू दी पावर के टी को 0 आना है। तो इसके लिए e टू दी पावर के टी को इनफाइनाइट होना है। अभी पीछे हम लोग इस पे काम किए हैं थोड़ा। e टू दी पावर के टी जब इनफाइनाइट होगा तभी तो 1 बाई के टी 0 आएगा। बोलो भाई। यस सर। तो इसमें e टू दी पावर के टी का इनफाइनाइट होने के लिए e इनफाइनाइट होगा नहीं, k इनफाइनाइट होगा नहीं, बचा एक ही, क्या? टीसी। ये कंप्लीट लाइफ टाइम के लिए टीसी हो जाएगा। टीसी को क्या होना पड़ेगा? इनफाइनाइट। राइट सर। तो ये चीज पीछे भी प्रूफ की गई थी वहां पे कि कंप्लीट लाइफ टाइम जो होता है वो इन्फिनिटी होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डेरिवेशंस। अब देखिए, जो आपके लिए सिलेबस वाली चीजें, हम तो यहाँ पे आपको बहुत कुछ इसमें बता दिए। अननेसेसरी चीजें देखिए, यहीं से अननेसेसरी चीजें स्टार्ट किए हैं। कहाँ से? यहाँ से एनसीईआरटी नॉट इंक्लूडेड, पेज नंबर 3 या 4, यहाँ से हमने जो स्टार्ट किया है ये आपके केमिस्ट्री की किताब के सिलेबस में नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी में नहीं दिखेगा आपको ये सब आप अपनी अलग से जानकारी के लिए रखिए। और एनसीईआरटी में जो आपको दिखेगा वो ऊपर के 3 पेज हैं। ये ऊपर के 3 पेज आपको एनसीईआरटी में दिखाई पड़ेंगे। इससे रिलेटेड डेरिवेशन वगैरह सब, ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और आपको सवाल भी इतने से ही आना है। आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण इक्वेशन है जिससे आपको सवाल आना है, ये एक जगह यहाँ पे हमने ब्लू कलर से उस पर डबल स्टार कर दिया है और एक और डबल स्टार यहाँ बना रहे हैं। बोर्ड लेवल पे जो आपको सवाल रहेगा महत्वपूर्ण, ये इन्हीं दोनों फॉर्मूलों से रहेगा। फॉर्मूला नंबर 6, फॉर्मूला नंबर 7। ये तो आपको किसी भी हाल में एकदम रटा होना चाहिए, जबान पे होना चाहिए ये दोनों फॉर्मूला। उसके बाद आप याद कर लें, पढ़ जाएं, ठीक रहेगा। नहीं याद करें, ऐसा कोई हमको उससे बहुत मतलब नहीं है। कॉम्पिटिशन वगैरह में थोड़ा बहुत पूछ सकता है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों? डेरिवेशन भी आता है। हाँ, फर्स्ट ऑर्डर जो शुरू के 3 पेज में से कुछ भी पूछ सकते हैं बोर्ड में। शुरू का 3 पेज जो ऊपर दिख रहा है, कुछ भी पूछ सकते हैं, डेरिवेशन भी पूछ सकते हैं। अब देखिए, चूंकि अकलमंदी की बात किया थोड़ा यहाँ पे, अब चूंकि हम लोग को वो तो है नहीं, ऑब्जेक्टिव वाला सवाल देना, मल्टीपल चॉइस देना है, तो डेरिवेशन आने के चांसेस अभी तो फिलहाल तो 9 के बराबर है। क्लियर है बच्चों? सर लेकिन एनुअल में सब्जेक्टिव ही होगा। एनुअल में तो बेटा उसका सेकंड टर्म वो अलग बांट रहे हैं। अभी पता नहीं क्या कर रहे हैं वो सब बोर्ड वाले, अभी तो हमको यही नहीं समझ में आ रहा है अभी वो किस चैप्टर को एनुअल में डाल रहे हैं। एनुअल वाले में 2 घंटे का, एनुअल वाले में 2 घंटे का सब्जेक्टिव पेपर रखे हैं लोग। बेटा ये पहले कोरोना अंकल की कृपा रहेगी, तुम लोग का वो भी पारे हो जाओगे, मुझे लग रहा है। अभी डेल्टा, गामा, ओमेगा, जितना साइंस का लेटर है सब उसमें कोरोना के रूप में दिखाई पड़ जाएगा। अभी डेल्टा तक पहुंचे हैं, तो आप लोग देखिए क्या होता है। कुछ लोगों ने तपस्या करनी अभी शुरू कर दी है, मंदिरों में बच्चे दिखाई पड़ जा रहे हैं कोरोना कृपा मेंटेन कराने के लिए।
पढ़ाई लिखाई एकदम नहीं कर रहे हैं सब, केवल घुमाई। चलिए यहाँ तक हो गया, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग ग्राफ में आते हैं, ग्राफ में चलते हैं। ग्राफ्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बोलिए बोलिए सर बोलिए। यहाँ e की पावर kt जो लिखे हैं वो इन्फिनिटी होगा ना सर? आप 0 लिखे हैं लास्ट में। गलत 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 मैंने लिख दिया, सॉरी, ये गलती हो गई हमसे भाई। देखिए इन्फिनिटी होना चाहिए, धन्यवाद। e की पावर ktc, इट शुड बी इन्फिनिटी, तभी tc इन्फिनिटी होगा। ठीक है बेटा? यस सर। चलिए आगे बढ़े। ग्राफ प्लॉट इसके किए जाएं, फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ प्लॉट किए जाएं। देखिए इसमें कौन कौन से ग्राफ है भाई। तो पहला ग्राफ तो हम लोग का रहेगा इसमें रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का ग्राफ प्लॉट किया जाए। रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कहाँ गया जी? ग्राफ प्लॉट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रेट पहला, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इसको हम लोग रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ ए का ग्राफ प्लॉट करेंगे। हमारे पास रिलेशन क्या है? रेट इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एकदम पहले जो रेट लॉ लिखते हैं, के ए टू दी पावर 1, ये रिलेशन हमारे पास आता है। तो इसको अगर हम लोग लिखें तो रेट और कंसंट्रेशन ऑफ ए में क्या रिलेशन आएगा, कैसा ग्राफ आएगा? रेट को वाई एक्सिस पे डाल दिया जाए, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को एक्स एक्सिस पे डाल दिया जाए। बोलिए कैसा ग्राफ प्लॉट आ रहा है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। यस सर। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन और जिसका स्लोप, इसको अगर आप y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करेंगे तो इंटरसेप्ट तो 0 आया। अब स्लोप इसमें जो आएगा वो k आएगा। इस स्ट्रेट लाइन का जब भी स्लोप निकालेंगे आप तो k आएगा। तो ये पहला ग्राफ प्लॉट हम लोग के पास हो गया। दूसरा ग्राफ प्लॉट क्या है भाई? एक रिलेशन है हमारे पास, अगर आप देखेंगे तो ये हम वहां पे आपको टिक भी किए हैं, रिलेशन का नंबर भी दिया है। एक रिलेशन है ln a इज इक्वल टू ln a इज इक्वल टू k t माइनस ln a नॉट। एक रिलेशन ये भी वहां पे थी, कहाँ गया दिखा दें आपको। ये रहा रिलेशन नंबर 5वां, देखिए आप ln a इज इक्वल टू के टी माइनस ln a नॉट। ये रिलेशन डेरिवेशन के समय हमने इसको एक नंबर दिलाया है यहाँ पे। अब इस रिलेशन को हम लोग यहाँ लिखेंगे, लिख दिए हैं ऑलरेडी, माइनस ln a इज इक्वल टू के टी माइनस ln a नॉट। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, ln a इज इक्वल टू माइनस k इंटू टी प्लस ln a नॉट। पूरे को निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लिखा जाएगा ये।
यस सर। पांचवी रिलेशन जो वहां पे थी हम लोगों के पास, पांचवा नंबर रिलेशन देखिए यहाँ पे, ये है माइनस एल एन ए इज इक्वल टू के टी माइनस एल एन ए नॉट। इसी को यहाँ पे हम लिख दिए हैं पहली लाइन में, और फिर दूसरी लाइन में नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया इसको पूरे को, तो एल एन ए इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी प्लस एल एन ए नॉट हो जाएगा। और इसको हम लोग y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई एक्सिस पे प्लॉट करने चल रहे हम लोग क्या, वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे ln ऑफ a और x एक्सिस पे प्लॉट करेंगे टाइम। देखिए यहां पे क्या बनेगा, y एक्सिस पे ln ऑफ a और x एक्सिस पे टाइम t। कैसा ग्राफ प्लॉट आना है, स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप m जो है, स्लोप जो है m इज स्लोप, स्लोप नेगेटिव आ रहा है माइनस के, स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप बनने वाला है। और इंटरसेप्ट एट y एक्सिस c, इंटरसेप्ट एट y एक्सिस कितना आएगा जी, बोलो ln a नॉट। तो देखिए एक स्ट्रेट लाइन आएगी जिसका इंटरसेप्ट जहां पे ये y एक्सिस को कट करेगा, दिस इज ln a नॉट। और इसका नेगेटिव स्लोप आ रहा है, स्ट्रेट लाइन में नेगेटिव स्लोप है, इसका स्लोप कितना आएगा बच्चों, स्लोप कितना आएगा, माइनस के सर। माइनस के। तो एक स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप ln a नॉट इसका इंटरसेप्ट, और इसका स्लोप जो आएगा वो माइनस के बराबर आएगा। एक और रिलेशन यूज करते हैं और इस पे हम एक और ग्राफ बनाते हैं आपके लिए। एक मिनट बस थोड़ा सा होल्ड कर लीजिएगा। एक और रिलेशन और इस पे एक और ग्राफ बना रहे हैं आपके लिए। क्या है भाई, इसको एनसीईआरटी में जरा ओपन कर ले ताकि आपको दिखाई पड़ जाए, क्योंकि एनसीईआरटी आपके सामने रखते हैं कि ये ग्राफ दोनों इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, बस उनको थोड़ा समय दीजिए। एनसीईआरटी पार्ट 1 यही है, बस 2 मिनट। केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स आ गया, बड़ा हो गया, ये इसको हटा दिया जाए, चला जाए आगे, ग्राफ पे आ जाए। देखिए ये 0 ऑर्डर का है, ये तो 0 ऑर्डर का है। अभी जो हम लोग ग्राफ बनाए वो ये वाला बनाया, फिगर 4.4। देखिए अभी जो हम लोग ग्राफ बनाए वो फिगर 4.4 बनाए, प्लॉट बिटवीन ln r मतलब ln a जो हम लोग प्लॉट कर रहे थे, और t के बीच का ग्राफ। k इज इक्वल टू माइनस स्लोप या स्लोप इज इक्वल टू माइनस के, दोनों में से कोई ऐसा लिखिए, कोई अंतर नहीं है। ये वाला जो ग्राफ देखिए, फिगर 4.5 वाला जो ग्राफ है इसको बनाया जाए। फिगर 4.5 वाला ग्राफ अगर हमको बनाना है तो हमारे पास रिलेशन क्या है, कौन सा होगा, तीसरा नंबर। तीसरा नंबर जो ग्राफ बनाएंगे हम लोग, तो किस इक्वेशन से बनाएंगे, थर्ड। हमारे पास रिलेशन है k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई t log a नॉट बाई a। ये रिलेशन हम लोग डिराइव किए हुए हैं। अब इसको अगर हम ऐसे लिखें बच्चों, वी कैन राइट दिस लाइक log a नॉट बाई a इज इक्वल टू क्या होगा, तो k इंटू टी डिवाइडेड बाई 2.303 लिख सकते हैं इसको ऐसे, बोलिए। यस सर। अब इसको बहुत करते हैं तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, +0, कोई अंतर थोड़ी पड़ा। अब इसको y इज इक्वल टू mx
प्लस सी। वाई एक्सिस पे प्लॉट कर लेंगे हम लोग लॉग ए नॉट बाई ए को, और एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर लेंगे हम लोग टाइम टी को। यहां ग्राफ प्लॉट करते हैं। टाइम टी, और ये आ गया हमारे पास लॉग ए नॉट बाई ए। सी की जगह क्या आ रहा है बच्चों? 0। स्ट्रेट लाइन विद इंटरसेप्टेड वाई एक्सिस 0, सी 0, मतलब स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करेगा। यस सर। ये हो गया हमारा स्ट्रेट लाइन। और इसका जब आप स्लोप निकालेंगे बेटे, एम इज स्लोप। सर k अपॉन 2.303। बिल्कुल सही, k डिवाइडेड बाई 2.303। तो इसका जो स्लोप आएगा वो आ जाएगा k डिवाइडेड बाई 2.303। अब देखिए, इससे आपको मल्टीपल चॉइस में कैसा सवाल आ सकता है। आपको ये ग्राफ ही प्लॉट कर देंगे, आपको ग्राफ प्लॉट कर देंगे, और आपको यहां पे वो ऐसे करके ए बी सी, या तो डायरेक्ट स्लोप बता देंगे, स्लोप की वैल्यू आपको बता देंगे, या तो कुछ ऐसा डाटा आपको देंगे कि आप यहां से ए बी और बी सी निकाल पाएं, जिससे कि आप स्लोप फाइंड आउट कर पाएं। इस ग्राफ को ऐसे बना दिया जाएगा कि आप या तो डायरेक्ट स्लोप दे देंगे इसमें, या तो ये डाटा यहाँ पे ले आके वैल्यू आपको मेजर्ड होगी, ए बी निकाल पाएंगे आप और बी सी भी निकाल पाएंगे। तो ए बी डिवाइड बाई बी सी आप निकाल पाएंगे एनी हाउ। आपको इतना ग्राफ बना के दे देगा और कह देगा इसका रेट कांस्टेंट बताओ। रेट कांस्टेंट की वैल्यू वन ऑफ द 4 ऑप्शन दे देंगे आपको। ग्राफ पूरा बना देंगे, ग्राफ में पूरा सब कुछ प्लॉटेड होगा, या तो स्लोप दे देंगे, या तो ग्राफ में ऐसा हिंट देंगे कि ए बी और बी सी आप निकाल पाएं। उसके बाद आपसे पूछेंगे रेट कांस्टेंट बताइए इस इक्वेशन, मतलब इस ग्राफ के अकॉर्डिंग। तो आपको रेट कांस्टेंट बताना पड़ेगा। स्लोप निकाल के 2.303 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? मल्टीपल चॉइस में बन सकता है। यहां तक क्लियर है बच्चों? बोलिए 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 बोलिए। यस सर। यहां तक क्लियर है? यस देखो सर। अब कहाँ गया भाई? नीचे आओ भाई, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ। ये आ गया। अब एक ग्राफ प्लॉट ऐसे रखते हैं हम लोग। हमने क्या लिखा पीछे? चौथा नंबर, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई के। तो हम लोग इसमें देख चुके हैं कि टी हाफ इंडिपेंडेंट फ्रॉम ए नॉट। टी हाफ जो है वो ए नॉट से इंडिपेंडेंट है, ये देख चुके हम लोग, इक्वेशन ही बता रहा है। अब इसमें ग्राफ प्लॉट आ गया आपको, टी हाफ और ए नॉट में ग्राफ प्लॉट करना है, टी हाफ और ए नॉट। अगर आप जीरो ऑर्डर का रिएक्शन याद करें तो उसमें ऐसा ग्राफ है। जीरो ऑर्डर के रिएक्शन के लिए टी हाफ और ए नॉट का ग्राफ अगर आप याद करेंगे तो आपको यहाँ पे, आप अपनी कॉपी देखिए, हम आपको यहाँ पे भी दिखाने का प्रयास करते हैं। जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ और ए नॉट का जो ग्राफ प्लॉट है वो आपको दिखाने का प्रयास कर रहे, रुक जाइए। टी हाफ और ए नॉट का ग्राफ प्लॉट ये रहा, चौथा ग्राफ। टी हाफ ए नॉट जीरो ऑर्डर, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्लोप 1/2k। इसमें क्या है, ये ग्राफ ऐसे नहीं आएगा। कैसे आएगा भाई? बोलिए, बताइए कैसे आएगा ग्राफ? टी हाफ और ए नॉट का ग्राफ कैसा आएगा बच्चों? अरे बोलो जी, सब चलेगा कहा? सर एक्स एक्सिस से पैरेलल। एक्स एक्सिस से पैरेलल टी हाफ वेरी नहीं करेगा, आप ए नॉट को कुछ भी वेरी करा दीजिए, ऐसा ग्राफ आ जाएगा।
टी हाफ और ए नॉट का ग्राफ ऐसा आ जाएगा। चलिए एक और ग्राफ करा दें, फिर आज की क्लास ओवर करें। 5वां, रेट इज इक्वल टू क्या होगा, के कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो रेट इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं के, और कंसंट्रेशन ऑफ ए की जगह आप क्या लिख सकते हैं, ए नॉट ई टू दी पावर माइनस के टी। ये रेट का एक रिलेशन बन गया, रेट इज इक्वल टू के ए नॉट ई टू दी पावर माइनस के टी। तो रेट और टाइम में कैसा ग्राफ रहेगा बताइए। रेट और टाइम, टाइम मतलब टी, रेट और टाइम में कैसा ग्राफ रहेगा बेटा। टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा, पावर में है, निगेटिव पावर में है, टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे रेट घटेगा। हम लोग जानते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हाइपरबोला रहेगा आपका, इस तरह से ग्राफ रहेगा आपका, ये ऐसा रहेगा, डिक्रीज करेगा ना, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज। रेट कभी जीरो नहीं होगा, ध्यान देना, जीरो से मत मिलाना कभी, क्योंकि ये इनफाइनाइट टाइम के लिए चलता रहता है। तो रेट इज और टाइम का जो ग्राफ प्लॉट है, रेट टाइम का, इस तरह से एक्सपोनेंशियल डिक्रीज करेगा। शुरू में बहुत तेजी से डिक्रीज करेगा और बाद में धीरे धीरे डिक्रीज करेगा और इनफाइनाइट टाइम के लिए जाएगा। कभी भी इसको एक्स एक्सिस में मिलाएंगे नहीं आप। तो ये 5वां ग्राफ प्लॉट हम लोगों ने कर लिया। तो ये ऑल अबाउट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अभी इसमें कुछ और चीजें रहती हैं, इसको हम लोग और डिस्कशन में ले आएंगे, एक टर्न और इस पे देखेंगे। अभी फर्स्ट ऑर्डर पे न्यूमेरिकल्स और कुछ छोटे थोड़े मोड़े थियोरेटिकल पॉइंट्स जो इसके रह गए हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट टर्न पे बच्चों देखेंगे। चलिए आज की क्लास यहाँ पे ओवर करते हैं। चलिए बच्चों, थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास यहाँ पे ओवर होती है। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर।